हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और मैं आपका एसएसटी एजुकेटर फ्लेवियस रेमंड। तो बेटा, पढ़ाई चल रही है या कुछ और चल रहा है? नवरात्रे तो नहीं मना रहे हो? अभी फरवरी में आते हैं ना नवरात्रे, तो नवरात्रे मना रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो? खैर, वैसे दो तरीके के बच्चे होते हैं, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि या तो बहुत पढ़ने वाले बच्चे होंगे कि लगा के इस समय बहुत मेहनत कर रहे होंगे, या जो वो बच्चे होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, उन्होंने सोच लिया क्या करेंगे, अब तो वैसे भी समय आ चुका है, क्या कर लेंगे हम पढ़ के। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी आपके पास मौका है कि आप चीजों को बदल के रख सकते हो। ठीक है, किसी भी मोमेंट पे गेम पलट सकता है। आप क्रिकेट देखते होगे तो क्रिकेट में आपने ये चीज देखी होगी, है ना, कि आप गेम बदल सकते हैं। तो लेट्स सी, ठीक है, कि क्या करते हैं आप लोग। ठीक है, सो आज का चैप्टर बेटा हमारा जो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, बहुत पॉपुलर चैप्टर है 10th क्लास का, और इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो बेटा बर्बाद हो चुके हो तुम। अगर आप अपने देश के बारे में नहीं जानते तो बर्बाद हो चुके हो आप। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप देश में सिर्फ आप धरती पर इसलिए आए हैं, आप भारत में इसलिए पैदा हुए कि आप सिर्फ राशन खत्म कर सके, या आप सिर्फ पॉपुलेशन का एक पार्ट हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमें अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर से हम लोग सारी चीजें जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया। देखिए, इंट्रोडक्शन में, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वी पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द वॉर ड्यू टू कॉलोनियलिज्म बाय द ब्रिटिशर्स। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करें तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हमने पार्टिसिपेट किया था, चाहे आप कहिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, या तो कान ऐसे पकड़ लिया या ऐसे घुमा के पकड़ लिया, लेकिन पकड़ लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, इसीलिए हमने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह लीजिए हमने पार्टिसिपेट किया था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि कब हुई थी बेटा, 1914 से 1918 तक चली थी, क्रिएटेड अ न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन, और इसकी वजह से एक नया बदलाव हमें भारत में देखने को मिला था। ठीक है, हमारे बहुत सारे सोल्जर्स थे जो ब्रिटिशर्स की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से लड़ने गए थे। बताओ, जबरदस्ती करे जा रहे हैं हमारे साथ। अरे मैं नहीं जाना चाहता, नहीं, मैं तो लेके जाऊंगा। इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखिए भारत के ऊपर क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ा था। देखिए, कस्टम ड्यूटी, सबसे पहले तो कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स इंडिया में क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इंक्रीज टू फाइनेंस द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिटिश आर्मी इन द फर्स्ट WW1 वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, तो सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया, इंडिया के ऊपर इनकम टैक्स बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई, जिससे क्या, क्यों बढ़ाई गई, ताकि उनका डिफेंस का जो खर्चा है, उनको हथियार खरीदने हैं। ठीक है, उनको हथियार खरीदने हैं तोतला सेठ से, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पैसे चाहिए। अब वो पैसे कहां से आएंगे, वो पैसे भारत वालों से ही ले रहे थे, कस्टम ड्यूटी और टैक्स बढ़ा के ले रहे थे। सेकंड देखिए, प्राइजेस इंक्रीज कर दिए बाय डबल इन 1913 से लेके 1918 तक, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, विच रिजल्ट टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल टू लिव। अब जो आम जनता थी वो और दिक्कत में आ गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने बाकी चीजों के प्राइस भी डबल कर दिए। कोई चीज 10 रुपए की थी तो उसे 20 रुपए का कर दिया, यानी इतना ज्यादा महंगाई इन्होंने कर दी। थर्ड देखिए, फोर्स रिक्रूटमेंट इन दी रूरल एरियाज। गांव में जाकर जबरदस्ती लोगों को उठा रहे, चल भाई चल हमारे साथ जंग लड़ने चल। बेचारे को बंदूक पकड़नी नहीं आती है, तलवार चलानी नहीं आती है, जबरदस्ती उठाया, चल भाई हमारी तरफ से लड़ाई करने जाओ। ठीक है, 1918 से 19 तक और 1920 से 21 तक क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एज रिजल्टिंग अ फूड शॉर्टेज। इसके अलावा क्रॉप्स हमारी फेल होने लगी, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज आ गया। तो जब मुसीबतें आती हैं ना बेटा, तो लगातार आती हैं। जैसे अभी पेपर हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए मुसीबत ही है, जब आएगी तो लगातार आएगी और भर के आएगी।
जब रिजल्ट आ जाएगा, जब आप फेल हो जाएंगे तो मुसीबत एक साथ आएगी, पहले घर वालों की तरफ से आएगी, फिर रिश्तेदारों से आएगी, फिर पड़ोसियों से आएगी, फिर सबसे आएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से भारत के साथ क्या हुआ, ठीक है, एक तो ऑलरेडी फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, ठीक है, और क्या कर दिया, प्राइसेस डबल कर दिया, और वहीं पर क्या हुआ, फसल भी खराब हो गई। लो जी लो, बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू 1921 सेंसस 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड। ठीक है, सेंसस, अगर उस समय का सेंसस हम देखें 1921 का, तो ऐसा माना जाता है कि 12 से 13 मिलियन लोग, ठीक है, मर गए ड्यू टू फेमिन एंड इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। और जिस तरीके से कोरोना आया था 2020 में, ऐसा कुछ लोगों ने बोला कि हर 20वें जो साल में होता है, मतलब कोई ना कोई नई बीमारी आती है, तो ऐसी 1920 में भी क्या हुआ था, 1920 में भी फेमाइन आया था। क्या फेमाइन आया था, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया था, उस समय इन्फ्लुएंजा आया था। जिस तरह 2020 में कोरोना आया था, इसी तरीके से 1920 में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया था, जिसकी वजह से लगभग 12 से 13 मिलियन लोग जो हैं वो मर गए थे। ठीक है, तो ये इंपैक्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हम भारतीयों के ऊपर। तो एट लास्ट की कंडीशन क्या बन रही थी, इंडियंस टू द ब्रिटिशर्स, भारतीय लोग ब्रिटिशर्स को क्या कह रहे थे, बस कर, अब रुलाएगा क्या। ये कंडीशन हो गई थी, ये कंडीशन हो रही थी भारतीयों की कि अब उनको ये कहना पड़ रहा था, बस भाई और कितना, हम परेशान हो चुके हैं, आखिर हम बोले तो बोले क्या। समझ रहे। नाउ इस समय एंट्री होती है किसकी, टैंटना महात्मा गांधी की। ठीक है, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी को आप कम मत समझिए, ठीक है, वो साउथ अफ्रीका से आए थे भारत के, ठीक है, बट वो साउथ अफ्रीका लॉ पढ़ने गए थे, फिर वापस इंडिया में आए। 1915 में महात्मा गांधी की एंट्री होती है। ड्यू टू 500 ईयर्स ऑफ इंडिया, अगर बात करी जाए तो लगभग 500 सालों से जो भारत था वो गुलाम था। कैसे गुलाम था, पहले मुगल्स आए, फिर बाहर और लोग आए, ठीक है, मतलब लगातार जो है इंडिया जो था अप्रोक्सीमेटली 500 सालों की गुलामी झेल चुका था। नाउ इंडियंस वर फ्रस्ट्रेटेड बाय दीस रूलर्स। अब इंडियंस को यह समझ में आ गया था कि बस अब और नहीं, ठीक है, नाउ दे नीड अ सेवियर टू हेल्प देम इन सच क्राइसिस। और उनको एक मसीहा चाहिए था, सेवियर यानी उनको एक मसीहा चाहिए था ऐसी कंडीशन में जो कि उस समय इनको बचा सके। और वहीं पर हमारी एंट्री होती है महात्मा गांधी की। नाउ जिस तरीके से आप कैप्टन अमेरिका देखते हैं, ठीक है, आपने मार्वल्स देखी होगी, ठीक है, मार्वल वो कंचे वाले नहीं है, ठीक है, पत्थर वाले नहीं है मार्वल्स, ठीक है। जिस तरीके से अमेरिका के पास कैप्टन अमेरिका है, हमारे पास कौन है, हमारे पास महात्मा गांधी थे, ठीक है, हमारे पास महात्मा गांधी ने एज अ सेवियर के तौर पे एंट्री ली थी। नाउ देखिए क्या हुआ महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी क्या लेकर आए, क्या उनकी थ्योरी थी, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी आइडिया ऑफ सत्याग्रह लेकर आए। सत्याग्रह क्या है, इज अ नोवल वे ऑफ फाइटिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया। इन्होंने बोला देखो भाई, लड़ मर के तो हम जीत नहीं सकते, इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास ताकत ज्यादा है, बंदूकें ज्यादा है, हथियार ज्यादा है, वेपन ज्यादा है, आर्मरी ज्यादा है, ठीक है, तो हम उनसे हथियारों से तो नहीं जीत सकते, ना हम उनसे लड़कर जीत सकते। तो क्या तरीका है, हम उनसे किस तरीके से लड़ाई करेंगे, सत्याग्रह के तरीके से। ठीक है, क्या है सत्याग्रह, एक नॉन एग्रेसिव यानी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, पीसफुल मास एजिटेशन यानी शांतिपूर्वक सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर, ठीक है, ऑपरेशन एंड इनजस्टिस, सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लड़ाई नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, शांति से जो भी करेंगे शांति से करेंगे। सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ। सत्याग्रह का मतलब क्या है, इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ। इट इज अ मॉरल फोर्स नॉट पैसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, एक मॉरल फोर्स थी, ठीक है, यानी हम अपने विचारों से, हम अपनी विचार की ताकतों से अंग्रेजों को हराएंगे, ना कि उनसे लड़कर। चंपारण सत्याग्रह इन 1917। सबसे पहले अब महात्मा गांधी की जब एंट्री हुई तो उसके बाद सबसे पहला उनका जो एक्शन था वो क्या था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अब ये तीन एक साथ देखना, महात्मा गांधी तीन एक साथ मूवमेंट करेंगे, ठीक है, तीन एक साथ काम करेंगे और उसके बाद वो फेमस बन जाएंगे। देखिए, चंपारण सत्याग्रह इन 1917। गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण बिहार। गांधी जी कहां गए, चंपारण बिहार में गए। टू सपोर्ट द पीजेंट्स अगेंस्ट द प्लांटेशन सिस्टम। क्यों गए थे,
पीजेंट्स के लिए गए थे, ठीक है, प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में। गांधी प्रेजेंस इंस्पायर्ड द पीजेंट्स, ठीक है। गांधी जी की प्रेजेंस ने क्या किया, उनकी क्या कहते हैं, उनका जब वो आते थे, ठीक है, तो अलग ही पता चल जाता था कि महात्मा गांधी आ रहे। तो उनकी प्रेजेंस ने इतना उन पीजेंट्स को क्या किया, मोटिवेट किया, ठीक है, so that they can stand up and fight for the justice and demand for better conditions। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जितने बाकी किसान थे वो सब खड़े हुए और उन्होंने इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई करी। तो आपकी प्रेजेंस भी ऐसी होनी चाहिए। महात्मा गांधी की प्रेजेंस ऐसी थी, ठीक है, यू कह लो कि वो बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, वो गाना है ना, सिमिलरली उनका वैसा था, ठीक है। वो जब आते थे तो पता चल जाता था कि महात्मा गांधी आ रहे, तो पीजेंट्स के अंदर अपने आप ही मोटिवेशन हो जाता था कि अच्छा अब हम लड़ाई कर सकते हैं, अब हमारे साथ कोई खड़ा। देखिए ये पूरी स्टोरी इसमें दे रखी है, ठीक है। आप जस्ट एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। व्हाट इज इन दिस न्यूज, ठीक है। चंपारण जो सत्याग्रह था वो कब हुआ था, 10 अप्रैल 1917 में हुआ था। बैकग्राउंड क्या था, जो चंपारण के फार्मर्स थे, ठीक है, उनको फोर्स किया जाता था क्या करने के लिए, इंडिगो उगाने के लिए, ठीक है, ऑन द लैंड्स अंडर टिन कथिया सिस्टम, ठीक है। यूरोपियन प्लांटर्स डिमांडेड हाई रेंट, जो यूरोपियन के जो प्लांटर्स थे एक तो उनसे ज्यादा रेंट चार्ज करते थे, और क्या करते थे, फार्मर्स वर फोर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस टू सेल देम एट अ फिक्स प्राइस। और जो बेचारे फार्मर्स होते थे उनको एक फिक्स प्राइस पर उन अंग्रेजों को बेचना पड़ता था, ठीक है। इंडिगो प्लांटेशन का है सारा एक्शंस। क्या हुआ, द ब्रिटिश आस्क्ड गांधी जी टू लीव चंपारण बिहार, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने बोला गांधी जी को भाई आप चले जाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। दे परमिटेड गांधी टू कंडक्ट हिज ओन इंक्वायरी इनटू द इवेंट्स, ठीक है। इफेक्ट्स क्या हुए, द गवर्नमेंट फॉर्म द कमिटी टू मेक इंक्वायरी एंड मेड गांधी जी अ मेंबर। गांधी जी को उस इंक्वायरी का मेंबर बनाया गया। ही कन्विंस अथॉरिटीज टू अबॉलिश दिस सिस्टम एंड कंपेंसेट फार्मर्स। उन्होंने बोला कि सिस्टम को खत्म करिए और फार्मर्स को कंपेंसेट करिए। ये सिस्टम था, ठीक है, तीन खतिया सिस्टम। इट वाज अ क्रॉपिंग मेथड इन विच यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स इंडिगो पीजेंट्स। ये क्या था, ठीक है, कि जो इंडियन पीजेंट्स थे उनको फोर्स किया जाता था, ठीक है, इंडिगो उगाने के लिए ऑन 3/20 पार्ट ऑफ द टोटल लैंड, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ चंपारण में, ठीक है। द चंपारण सत्याग्रह वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस इंसिडेंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहला इवेंट जो था वो चंपारण सत्याग्रह था, ये आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या था, सेकंड सत्याग्रह क्या था, खेड़ा में हुआ था बेटा, खेड़ा सत्याग्रह इन 1970। गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में इसको किया गया था टू सपोर्ट पीजेंट्स अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर। ये क्यों किया गया था, पीजेंट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि वो क्रॉप फेलियर की वजह से अफेक्ट हुए थे एंड प्लेग एपिडेमिक, ठीक है, और उस समय भी महामारी थी। पीजेंट्स डिमांडेड फॉर रिलैक्सेशन। पीजेंट्स ने क्या किया, डिमांड किया रिलैक्सेशन का अंग्रेजों से, ठीक है, फॉर रेवेन्यू कलेक्शन एज देयर आर अनेबल टू पे ड्यू टू क्राइसिस। ये आप अगर आप लगान वाली मूवी देखेंगे तो आपको उसमें काफी चीजें अच्छे से पता चल जाएंगी। उसमें महात्मा गांधी का कोई रोल नहीं है उस पिक्चर में, लेकिन आप फिर भी देखेंगे तो आप एक ओवरव्यू ले लेंगे कि खेड़ा सत्याग्रह क्या, मतलब उससे कोई रिलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आप एक ओवरव्यू ले लेंगे कि क्या हुआ था। जो किसान थे वो मैक्सिमम बारिश के ऊपर डिपेंड रहते थे, फसल उगी नहीं थी, तो वो अंग्रेजों के पास गए थे। उन्होंने बोला कि आप हमारा इस साल का, ठीक है, लगान जो है, टैक्स जो है, उसको माफ कर दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर बाद में उन्होंने क्रिकेट खेला था, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन यहां पर भी अप्रोक्सीमेटली वही स्टोरी है कि जो क्रॉप फेलियर की वजह से जो गुजरात के जो किसान थे वो परेशान हो गए थे, और उन्होंने क्या डिमांड किया था कि भाई हम लगान नहीं दे पाएंगे, हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारी क्रॉप जो है वो फेल हो गई। ये देखिए यहां पर पूरा इसका डिटेल में लिखा हुआ है, क्या है, द खेड़ा कैंपेन टुक प्लेस इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात डायरेक्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट के खिलाफ था। इन 1918 द क्रॉप्स फेल्ड इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात ड्यू टू लो रेन्स, ठीक है, वही कम बारिश की वजह से, ठीक है। बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू लेट गो ऑन द लैंड रेवेन्यू एंड इंसिस्टेड ऑन इट्स फुल कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। वही अगर आप लगान देखेंगे तो थोड़ा बहुत जो है आपको वहां से आइडिया हो जाएगा। उन्होंने मना किया था कि भाई हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बोल दिया था 3 गुना लगान देना होगा,
ठीक है, तो आपको लगान देना ही पड़ेगा। गांधी जी अलॉन्ग विद वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, केम इन सपोर्ट ऑफ द पीजेंट्स, ठीक है, गांधी जी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, ठीक है, सपोर्ट में आए थे पीजेंट्स के, एंड लेट देम टू withhold all the revenue payments till their demand for the remission was fulfilled। यानी उन्होंने बोला कि आप कोई पेमेंट नहीं करेंगे जब तक आपकी डिमांड को फुलफिल किया जाएगा। बाय जून 1918 गवर्नमेंट हैड टू कंसीड द डिमांड्स ऑफ द सत्याग्रही पीजेंट्स। तो 1918 में, जून 1918 में अंग्रेजों को जो पीजेंट्स की बात माननी पड़ी थी, ठीक है। वो क्रिकेट वाली स्टोरी अलग है बेटा, अगर खेड़ा सत्याग्रह के बारे में आया तो क्रिकेट मत लिख के आ जाना। एक आमिर खान था, कचरा था, उसने बॉल डाली थी, उसने पहली हैट्रिक जो ली थी वो कचरा सेठ ने ली थी, ठीक है, कचरा ने ली थी, वो सब नहीं लिख के आना है, ठीक है। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट की कहानी ये है, मैंने बस आपको एक ओवरव्यू बताया है कि कुछ इस तरीके की कहानी थी। ये मत लिख के आना गांधी जी ने फिर मैच खेला था, ठीक है, और उस पिक्चर में, ठीक है, गांधी जी का रोल आमिर खान ने किया था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, भूल जाइए। नेक्स्ट देखिए बेटा, थर्ड कौन सा था, थर्ड मूवमेंट कौन सा था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। देखिए, अहमदाबाद कॉटन मिल सत्याग्रह इन 1918, गांधी जी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमंग कॉटन मिल वर्कर्स, ठीक है। गांधी जी अहमदाबाद गए, ठीक है, और क्या किया, सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया, किसके लिए, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। द मूवमेंट एम टू इंप्रूव वर्किंग कंडीशन एंड वेजेस फॉर द वर्कर्स। और इसका मेन मकसद क्या था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का, कि एक तो वर्किंग कंडीशन जो है वो अच्छी हो सके, ठीक है, वो अच्छी हो सके, और वेजेस जो है वर्कर्स के वो भी बढ़ाए जा सके, ठीक है। रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या था, अफ्रेड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस द मिल ओनर्स। अब जो मिल ओनर्स थे उनको पता चल गया था कि भाई गांधी जी इनके साथ हैं, और गांधी जी, ठीक है, कोई गांधी नाम का व्यक्ति आया है और वो ऐसा ऐसा कर रहा है, यानी पहले से ही दबाव बनना चालू हो गया था। कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, मिल ओनर्स एग्रीड ऑन द 4th डे, ठीक है, ऑफ द गांधीज फास्ट। मात्र 4 दिनों के अंदर वो मान गए, ठीक है, महात्मा गांधी ने फास्ट रखा, ठीक है, और मात्र 4 दिनों के अंदर जो मिल ओनर्स थे वो मान गए फास्ट टू गिव 35% इंक्रीज इन वेजेस। और उनकी जो वर्कर्स, जो मिल वर्कर्स थे, उनकी सैलरी में क्या किया गया, 35% जो है इंक्रीज किया गया, इंक्रीमेंट किया गया, ठीक है। ये 3 मूवमेंट, पहले के 3 मूवमेंट गांधी की, महात्मा गांधी जी की स्टोरी में पूरा बदलाव लेके आ गए थे। इंडिपेंडेंस के समय में, ठीक है, भारत में जो एक दबाव बना हुआ था अंग्रेजों का, उसको बिल्कुल खत्म, अप्रोक्सीमेटली अब खत्म करने की जो कहते हैं कि एंड एरा स्टार्ट हो गया था ब्रिटिशर्स का, वो इन मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसलिए सेवियर ऑफ इंडिया, ठीक है, सेवियर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी। अब देखिए 1919 में एक रॉलेक्ट एक्ट आता है अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटिशर्स की तरफ से एक रॉलेक्ट एक्ट निकाला जाता है 1919 में। इसमें क्या था, दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर। इस एक्ट ने गवर्नमेंट को काफी ताकत दे दी थी। क्या दिया था, टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, कि जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, अगर कोई लड़ाई अगर कोई खड़ा हो रहा है उसको दबा दो, ठीक है। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को गिरफ्तार करिए विदाउट एनी ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए, यानी एवं ही उठा के ले जाएंगे और 2 साल के लिए जेल में बंद कर देंगे। गांधी जी इन 1919 में, ठीक है, डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह। ये बात जब महात्मा गांधी को पता चली तो उन्होंने अपना पहला नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्ट किया अगेंस्ट द प्रपोज ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो रॉलेक्ट एक्ट के बाद महात्मा गांधी ने पहला नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्ट किया। टू स्टॉप द नेशनलिस्ट फ्रॉम रिवोल्टिंग अगेंस्ट कॉलोनाइजर्स, ठीक है। अब क्या होने लगा, जब फिर जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि अच्छा ये बात है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रॉलेक्ट एक्ट, क्योंकि रॉलेक्ट एक्ट के खिलाफ जब इतनी सारी बातें हो रही थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्शल लॉ निकाल दिया। मार्शल लॉ में क्या था, इम्पोज्ड इन इंडिया इन 1919। मार्शल लॉ इज द सस्पेंशन ऑफ ऑल द नॉर्मल लीगल कोड्स एंड डायरेक्ट द इम्पोजिशन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने नॉर्मल लीगल कोड्स को हटा दिया और डायरेक्ट मिलिट्री को ऑर्डर दे दिया। By the government itself, it was imposed on March 18, 1919, ठीक है।
यानी सिविल कोड सब हटा दिए, लीगल कोड सब हटा दिए, इन्होंने बोला कि अब मिलिट्री चार्ज लेगी अगर यही बात है तो। यानी दोनों तरफ एक कांटे की टक्कर हो रही थी। और उसी के बाद ठीक है एक जलियांवाला बाग, उसी के बाद जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। ठीक है, उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जलियांवाला बाग इंसिडेंट ऑन April 13 जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। ठीक है, 13th of April को जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। लार्ज क्राउड गैदर एट ओपन फील्ड ऑफ जलियांवाला बाग। ठीक है, काफी बड़ा क्राउड था जो कि जलियांवाला बाग अमृतसर में है, वहां पर इकट्ठा हुआ था। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर्स। अब कुछ लोग थे, ठीक है, कुछ लोग थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूल्स थे, जो रॉलेट एक्ट था, उसके खिलाफ जो है वो बोलने आए थे। While others came to attend annual बैसाखी फेयर unaware of the martial law। और कुछ लोग जो थे वो बेचारे बैसाखी मनाने के लिए आए थे, उन्हें तो पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। कुछ थे जो कि रिवोल्ट, ठीक है, रिवोल्ट करने के लिए आए थे। ठीक है, कुछ लोग थे जो कि जिनकी अपनी वो चल रही थी कि हम गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश सरकार जो है, उसके खिलाफ क्या क्या काम करें। और बाकी जो लोग थे वो बेचारे बैसाखी मनाने के लिए आए थे। अब क्या हुआ देखिए, जनरल डायर एंटर्ड इन एरिया। अब जनरल डायर को ये इंफॉर्मेशन पता चलती है, तो जनरल डायर क्या करता है, आता है वहां पर विद मिलिट्री एंड ब्लॉक ऑल दी एग्जिट। सबसे पहले उसने जलियांवाला बाग के सारे एग्जिट्स को ब्लॉक कर दिया, बंद। एंड ओपन अ फायर इन द क्राउड। और उसने अपने ऑफिसर्स को क्या बोला, बॉयज 1 2 3 शूट। मतलब न सोचा न समझा, न सोचा न समझा मैं तेरी हो गई। तो वही चीज हुआ, न सोचा न समझा, शूट, और खूब गोलियां चलवाई, किलिंग थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल। अब इसमें देखिए गलती किसकी थी, इनकी थी। भुगता किसने, इन्होंने भुगता। जो बेचारे बैसाखी मनाने आए थे उन लोगों को, वो बेचारे मासूम थे, उनको तो पता भी नहीं था कि क्या है। तो कंडीशंस उनकी थी, उनके लिए बहुत बुरा हुआ। अप्रोक्सीमेटली थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इंक्लूडिंग मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। चाहे वो मेन थे, चाहे वुमेन थे, चाहे बच्चे थे, मतलब कुछ नहीं सोचा कि बस आपको जहां दिख रहा है, ठीक है, जनरल डायर ने बोला कि आपको आज जहां दिख रहा है, जहां लोग चलते दिख रहे हैं, गोलियां चला दो, नो टेंशन, मैं देख लूंगा, खड़ा हूं यहाँ पे। और बहुत लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए जलियांवाला बाग में। एज द न्यूज स्प्रेड, अब जैसे ही लोगों को जलियांवाला बाग के बारे में पता चलता है, फिर देखिए क्या होता है। स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग स्टार्टेड। जब इंडियंस को पता चला कि अच्छा इतनी हिम्मत हो गई, तो वो भी नहीं रुकेंगे। जैसे ही सब जगह पता चला, स्ट्राइक्स, हड़ताल होने लग गई। ठीक है, पुलिस वालों के साथ अटैक्स होने लग गए। और फिर इंडियंस कहां चुप चुप थोड़ी बैठते हैं, लगा दी अंग्रेजों की बिल्डिंग्स में आग। जितनी सरकारी बिल्डिंग थी अंग्रेजों की, सब में आग लगा दी। क्या बात है, सब पे हमला कर दिया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन। अब ब्रिटिशर्स भी चुप नहीं थे, ठीक है, तुम हमारे साथ करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ करेंगे, आ जाओ। मतलब ऐसी बहुत कांटे की टक्कर हुई। गांधी जी कॉल्ड ऑफ द रॉलेट सत्याग्रह एज द वायलेंट स्प्रेड। और गांधी जी ने जब इतनी कंडीशंस देखी कि इतना सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि रॉलेट सत्याग्रह को बंद कर दीजिए। अगर इतनी लड़ाई होगी तो मैं इस सत्याग्रह को नहीं चला सकता, इस सत्याग्रह को तुरंत बंद कर दिया जाए। ठीक है, देखिए ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप इसमें देख सकते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर, हाउ 1800 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। ये तो 1800 जस्ट एक बोला गया कि 1800 लोग मरे थे, लेकिन बहुत थे। जनरल डायर का आप देख सकते हैं, जनरल डायर हीरो और विलन। जनरल डायर को बाद में गोली मार दी थी किसने, सरदार उधम सिंह ने मारी थी। ठीक है, 120 डेड बॉडीज रिकवर्ड फ्रॉम द वेल। 120 बॉडीज जो वहां पर एक कुआं था वहां से निकाली गई। आज भी आप अगर जलियांवाला बाग जाकर देखेंगे तो वहां पर देखेंगे कि बुलेट के जो निशान है, गोलियों के जो निशान है, वो दीवारों पर आपको दिखेंगे। कुआं बंद कर रखा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस थी उस, आज भी आपको बुलेट के जो शॉट्स हैं वहां पर नजर आएंगे जलियांवाला बाग में। रॉलेट एक्ट जो हमारा रॉलेट सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का, वो क्यों फेल हुआ? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वजह तो रही होगी, क्योंकि 3 सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने करे वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहे। कौन कौन से थे? चंपारण बिहार, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात और कॉटन मिल स्ट्राइक ऑफ अहमदाबाद, तीनों सक्सेसफुल रहे। तो लेकिन ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि रॉलेट सत्याग्रह फेल हो गया?
ऑन अप्रैल 13 सबसे पहले तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट, इसी जलियांवाला बाग इंसिडेंट ने ही चिंगारी लगाई थी। पहला वायलेंस बिटवीन कॉलोनियल एंड पब्लिक, क्योंकि इतनी ज्यादा लड़ाई बढ़ गई थी कि पब्लिक और जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, खूब लड़ाइयां हो रही थी उनके बीच में। थर्ड क्या था, लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस, यानी इस बार भारतीय लोगों ने बहुत कम पार्टिसिपेट किया था, सब जगह नहीं हुआ था सत्याग्रह। रॉलेक्स सत्याग्रह स्टार्ट जरूर हुआ था लेकिन सब जगह नहीं हुआ था। जिनको महात्मा गांधी जी के बारे में पता था, जो पॉपुलैरिटी थी, जिन लोगों को पता था उन्हीं को पता था, ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, इसलिए फेल हुआ। अगर जो वहां लोग बैसाखी मनाने आए थे, अगर उनको पता होता तो शायद वो वहां ना जाते, या अगर उनको पता होता कि भाई ऐसा कुछ है तो हो सकता है कि वो भी हमला कर देते, है ना। ओके, अब महात्मा गांधी, कंडीशन सब ऐसी आ गई थी कि अब महात्मा गांधी जी को सोचना पड़ रहा था कि क्या किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए। तो उन्होंने एक चीज देखी कि जितने भी हिंदूज हैं वो किस लिए लड़ रहे हैं, स्वराज के लिए लड़ रहे हैं। जितने भी मुस्लिम्स हैं वो किस लिए लड़ रहे हैं, खिलाफत इशू के लिए लड़ रहे हैं। एक रीजन था ये, ठीक है। आप फोर्थ रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज हिंदूज वर फाइटिंग फॉर स्वराज एंड मुस्लिम्स वर फाइटिंग फॉर खिलाफत इशू। ये खिलाफत इशू क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। ड्यूरिंग द ओल्डन टाइम्स मॉडर्न टर्की वॉज नोन एज ऑटोमन एम्पायर, जो आज की डेट में जिसको हम टर्की बोलते हैं, टर्की नहीं टर्की, ठीक है, गंदे बच्चे, जिसको हम आज की डेट में टर्की बोलते हैं, ठीक है, वो पहले ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। एक बहुत पावरफुल मुस्लिम कंट्री था। एवरी मुस्लिम यूज्ड टू रिस्पेक्ट देयर खलीफा, दैट इज ऑटोमन एम्पायर हेड। जो ऑटोमन एम्पायर का जो हेड था उसको खलीफा बोला जाता था, खलीफा, ठीक है, वो खलीफा नहीं, ठीक है, खलीफा, दैट इज द हेड ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे। दे वर कंसर्न अबाउट द हार्श ट्रीटी, ठीक है, ये कंसर्न थे, हार्श ट्रीटी बिगेन टू इंपोज ऑन द डिफीट ऑफ ऑटोमन एम्पायर बाय द ब्रिटिश, ठीक है, ये कंसर्न थे क्योंकि ऑटोमन एम्पायर हार गया था ब्रिटिशर्स से, तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, उनके ऊपर खतरनाक हार्श ट्रीटीज लगा रहे थे। अब गांधी जी को ये लगा कि जब भाई ऐसी बात है कि मुस्लिम्स रिस्पेक्ट करते हैं खलीफा की और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, इनके जो हेड हैं खलीफा उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो क्यों ना इस चीज का फायदा उठाया जाए, क्यों ना गरम तवे पे पानी छिड़का जाए। तो यही किया गांधी जी, सॉ एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट मुस्लिम्स एंड हिंदूज थ्रू खिलाफत इशू। तो गांधी जी ने क्या किया, मुस्लिम्स और हिंदू को एक करने के लिए क्या किया, खिलाफत इशू का यूज किया, ठीक है। खिलाफत कमेटी कौन, ठीक है, फॉर्म्ड इन मार्च इन 1919। खिलाफत कमेटी जो थी वो मार्च 1919 में बनी थी, लेड बाय मोहम्मद अली। इसको किस किसने लेड किया था, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दोनों ही अली ब्रदर्स थे, ठीक है। अली ब्रदर्स डिस्कस अबाउट हिंदूज एंड मुस्लिम यूनिटी विद गांधी जी, ठीक है। अब महात्मा गांधी जी इनके पास गए, इन्होंने इनसे बात करी, तो इन्होंने भी, दोनों भाइयों ने डिस्कस किया और ये लोग तैयार थे, ठीक है। इन सितंबर 1920 एट कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस, कैलकाटा सेशन जो हुआ था, गांधी जी कन्विंस अदर लीडर्स फॉर नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सपोर्टेड बाय खिलाफत इशू। 1920 में, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के साथ बैठक करी कैलकाटा में, ठीक है, ये कैलकाटा सेशन है, ये मैप में आता है बेटा, मैप में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये इसके बारे में मीटिंग करी और इन्होंने बात करी कि क्यों ना मुस्लिम्स भी हमारे साथ एक यूनाइटेड होंगे और हम लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे, ठीक है। Why गांधी जी चूज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट क्यों चूज किया। इन हिज फेमस बुक, अपनी फेमस बुक हिंद स्वराज, इसको याद रखिएगा, इन 1909 गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया एस्टैब्लिश ऑन सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ कॉपरेशन ऑफ द इंडियंस। वो अपनी बुक में लिखते हैं, हिंद स्वराज में, महात्मा गांधी जी वो ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स पता है हमारे ऊपर क्यों कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने उनको कंट्रोल करने का मौका दिया है।
ठीक है, वो इसलिए कंट्रोल कर पा रहे क्योंकि हम ही ने उनको कंट्रोल करने का मौका दिया है। कैसे? ही बिलीव दैट इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, क्योंकि जैसे जैसे वो कह रहे हैं हम वैसे वैसे मान रहे, यानी ब्रिटिशर जैसे जैसे कह रहे हैं, हाँ जी आज आज ये करेंगे, ओके सर हम यही करेंगे, यानी जैसे जैसे ब्रिटिशर्स कह रहे हैं हम वैसे वैसे मान रहे हैं। तो अगर हम उनको कोऑपरेट करना बंद कर दें, हम उनको मना कर दें, भाई देखो ये तुम्हारा काम है तुम करो, हम नहीं करेंगे, ठीक है, नो मीन्स नो, ठीक है। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश विल कोलैप्स विद इन अ ईयर विच लेड टू स्वराज। तो उन्होंने बोला कि अगर हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दें तो मात्र एक साल के अंदर, मिनिमम 1 ईयर में, ठीक है, हम क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स को खत्म कर देंगे, कोलैप्स हो जाएगा ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और हमें स्वराज मिल जाएगा। आइडिया तो अच्छा है, चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। गांधी जी प्रपोज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज ऑन 2 स्टेजेस। उन्होंने इसको 2 स्टेजेस में बोला करने के लिए। फर्स्ट स्टेज देखिए, सरेंडर ऑल गवर्नमेंट टाइटल्स, जितने भी गवर्नमेंट के टाइटल्स हैं उनको सरेंडर कर दीजिए। बॉयकॉट ऑल ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्विसेज, जितने भी ब्रिटिश की सर्विसेज हैं उनको बॉयकॉट कर दीजिए, विच इंक्लूड सिविल सर्विसेज, जो ब्रिटिशर्स की सिविल सर्विसेज थी उनको मना कर दीजिए, आर्मी के लिए मना कर दीजिए, पुलिस कोड, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, स्कूल्स के लिए, फॉरेन गुड्स के लिए, सब चीज के लिए मना कर दीजिए कि हम आपका कोई भी सामान नहीं इस्तेमाल करेंगे, कोई सर्विसेज नहीं लेंगे, हम आपकी नौकरियां नहीं करेंगे। पहला स्टेज। सेकंड स्टेज, लॉन्च फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन इफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन। और अगर ब्रिटिशर्स फिर से हमें दबाने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे। ठीक है जी। तो पहला स्टेज क्या था कि हम लोग गवर्नमेंट के टाइटल्स उनको रिटर्न कर देंगे। सेकंड क्या था, हम गवर्नमेंट के कॉलेजेस में नहीं जाएंगे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं ना उनकी कोई नौकरी करेंगे, ना हम उनके गुड्स को इस्तेमाल करेंगे, जिसको आप स्वदेशी मूवमेंट भी, ठीक है, कहते हैं ना कि हम लोग खादी यूज करेंगे, हम लोग फॉरेन के जो यानी विदेशी सामान कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। Congress and concern and oppositions is within the Congress. Many Congress members don't want to boycott council election in 1920. बहुत से कांग्रेस के मेंबर्स थे, उन्होंने बोला कि हमें काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करना चाहिए 1920 में जो होने वाला था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड टू क्रिएट पॉपुलर वायलेंस अगेन। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से क्या हो सकता है, दोबारा वायलेंस भी हो सकता है, क्योंकि भाई हम सारी चीजों के लिए मना कर रहे हैं। फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर 1920 इंटेंस डिबेट विद इन कांग्रेस अबाउट द मूवमेंट। और 1920 में, दिसंबर 1920 में कांग्रेस में इसके बीच में काफी सारी डिबेट हुई कि भाई ये है वो है, हमें जाना चाहिए, अगर हम काउंसिल में इलेक्शन के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी बात भी रखी जाए। ठीक है, ये सारी चीजों के ऊपर बहुत सारा डिबेट हुआ। दिसंबर 1920 एट कांग्रेस, नागपुर सेशन में इस चीज को डिसाइड किया गया। कांग्रेस अडॉप्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड फाइनली, ठीक है, ये डिसाइड किया गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो। मूवमेंट इन टाउन्स एंड इनिशियल फेज। इनिशियल यानी फर्स्ट फेज पे देखिए क्या हुआ। द मूवमेंट इन टाउन्स आर मेनली लेड बाय मिडिल क्लास। अगर हम शहरी इलाकों के बारे में बात करें तो वहां पे किसने इसको स्टार्ट किया, मिडिल क्लास ने। स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स बॉयकॉट गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशन। जितने भी स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, बॉयकॉट्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस में जाना ही बंद कर दिया। काउंसिल इलेक्शन और बॉयकॉट एक्सेप्ट मद्रास। काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट किया गया सिर्फ मद्रास को छोड़कर। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉट, जो विदेशी गुड्स थे उनको बॉयकॉट किया गया। लिकर शॉप्स वर पिक्ड, फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड। फिर से वही हो गया, ठीक है, क्या किया गया, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया, लिकर शॉप्स, ठीक है, लिकर शॉप्स के लिए भी, और फॉरेन क्लोथ्स जो थे उनको जला दिया। अब देखिए इंपोर्ट ऑफ, अब इसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर इकोनॉमिक इफेक्ट के बारे में बात करें तो क्या हुआ, क्योंकि इंडियंस ने कपड़े पहनने नहीं, विदेशी कपड़े पहनने बंद कर दिए थे, मना कर दिया था। इसकी वजह से जो इंपोर्ट था, यानी विदेश से जो फॉरेन क्लोथ्स आ रहे थे, अब उनकी डिमांड कम हो गई, क्योंकि अब चाहिए ही नहीं, कोई पहनेगा ही नहीं। सेकंड, मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज फॉरेन ट्रेड्स। जो इंडियन मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे उन्होंने ही मना कर दिया कि हम फॉरेन ट्रेड, ठीक है, फॉरेन ट्रेड नहीं करेंगे। थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडलूम इंक्रीजेस।
इससे इंडियंस का फायदा हुआ, ये इंडियंस के लिए है, क्योंकि सभी लोग क्या कहने लगे, हम स्वदेशी, ठीक है, हम अपना जो है उसको वियर करेंगे, वो कपड़े पहनेंगे। तो इससे इंडियंस के लिए बेनिफिट हुआ। जो इंडियन की जो प्रोडक्ट टेक्सटाइल मिल्स थी, जो प्रोडक्शन मिल्स थी, ठीक है, हैंडलूम मिल्स थी, उनको ग्रोथ मिल गई। चैलेंजेस एंड द स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट। अब देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, मुसीबतें तो आएंगी। देखिए क्या हुआ। खादी वॉज वेरी एक्सपेंसिव, पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड। ठीक है जी, महात्मा गांधी जी ने बोल दिया कि नॉन कॉपरेशन करेंगे और हम लोग विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, देसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या दिक्कत थी? वही दिक्कत थी कि खादी जो था वो बहुत एक्सपेंसिव था और गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ठीक है, खादी बहुत एक्सपेंसिव था, गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो देखिए क्या हुआ। लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर स्टूडेंट, टीचर्स एंड लॉयर्स। पहला तो गरीब लोगों के लिए हुआ कि बेचारे खादी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही नहीं थे, स्टूडेंट्स के लिए कॉलेजेस नहीं थे, टीचर्स के लिए कॉलेजेस नहीं थे, स्कूल्स नहीं थे, ठीक है, लॉयर्स के लिए कोई जगह नहीं थी प्रैक्टिस करने के लिए, था ही नहीं कुछ भी। ठीक है जी, सब कुछ बॉयकॉट कर देंगे, घर में कब तक बैठेंगे, घर में कब तक बैठेंगे। एजुकेशन जरूरी है, टीचर्स हैं, नौकरी जरूरी है, लॉयर्स हैं, उनको भी जरूरी है काम करना, है ना। तो लैक इंस्टीट्यूशंस ही नहीं थे, ऑल्टरनेटिव ही नहीं था। हमने बोल दिया कि हम नॉन कॉपरेट करेंगे, लेकिन नॉन कॉपरेट करने के लिए कुछ और भी तो चाहिए। इफ देयर इज नो प्लान ए, देन यू हैव टू थिंक फॉर प्लान बी। आपके पास प्लान बी होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने बोल दिया कि आप प्लान ए पर नहीं जाएंगे, लेकिन आपके पास प्लान बी भी तो नहीं है। आपने उनको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया। बेचारे घर में कमाएंगे कैसे, खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या, और स्टूडेंट्स क्या पढ़ाई करेंगे। पीजेंट मूवमेंट इन अवध, ठीक है, पीजेंट मूवमेंट अवध में हुआ। द मूवमेंट वाज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड। ठीक है, ये जो मूवमेंट था ये किसके लिए था? तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के लिए था। इनका क्या था? ये रेंट ज्यादा चार्ज करते थे, लैंड, ठीक है, लैंड जो लैंड थी वो रेंट पर थी, और फोर्स बेगर था। ये तीन कंडीशंस थी, ठीक है, अवध में। देयर डिमांड, इनकी डिमांड क्या थी? रिडक्शन ऑफ लैंड। पहले तो जी आप लैंड जो है उसका जो टैक्स है उसको कम करिए, जो रेंट आप लेते हैं उसको कम करिए। अबॉलिशन ऑफ बेगर, ठीक है, जबरदस्ती किसी से मजदूरी नहीं करवानी है, उसको खत्म करिए। सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, सोशल बॉयकॉट, जो जबरदस्ती जो लैंडलॉर्ड जो हक जमाए बैठे हैं इनका बॉयकॉट करिए। लेड बाय बाबा रामचंद्र एन नेहरू जी, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं नाई धोबी बंद। ठीक है, ये मूवमेंट था। देखिए, नाई धोबी बंद वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द पंचायत ऑफ अवध इन 1919। ठीक है, नाई धोबी बंद जो था मूवमेंट था जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था पंचायत ने अवध में 1990 फॉर डिप्राइविंग लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज। में क्या बोला गया कि लैंडलॉर्ड्स को सर्विसेज नहीं मिलेंगी, इवन बार्बर्स, वॉशरमैन इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कि इनको बेसिक सर्विसेज ही नहीं देंगे हम, ना इनको हम वॉशरमैन देंगे ना धोबी मिलेगा, इसलिए धोबी, और नाई यानी बार्बर, इसलिए नाई धोबी बंद बोला गया। ठीक है, even barbers and washermen in Pratapgarh district in Awadh, the peasants were led by Baba Ramchandra and established अवध किसान सभा in 1920। ठीक है, इसको लेड किया किसने? बाबा रामचंद्र ने। इनका नाम इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। और इन्होंने एस्टेब्लिश किया क्या? अवध किसान सभा in 1920। अब देखिए, हाँ बिल्कुल यही हुआ, बिल्कुल यही हुआ। अब उनको यही लगने लगा हम किसी से कम नहीं, अब तो हम सुपीरियर हो गए क्योंकि हमारी डिमांड्स मानी जाएंगी, अब तो हम बिल्कुल अलग लेवल पर आ गए हैं, है ना, हम किसी से कम नहीं, इंडियन पीजेंट्स भी लाइक। तो क्या हुआ? ऑल मेहनत बर्बाद, महात्मा गांधी जी की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। क्या हुआ? ठीक है, सारी मेहनत जो थी वो बर्बाद हो गई क्योंकि फिर से रिप्रेशन आने लगा। मूवमेंट इन ट्राइबल्स एंड इन आंध्र प्रदेश, कॉलोनियल गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड। अब देखिए यहां पे अलूरी सीतारमन राजू के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। कॉलोनियल गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड द एक्सेस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया?
जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज था उसका एक्सेस बंद कर दिया, विच अफेक्टेड द लाइवलीहुड एंड ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ ट्राइबल, जो कि उनका क्या था, उनका मेन लाइवलीहुड था और ट्रेडिशनल राइट था ट्राइबल्स का। गवर्नमेंट ऑल्सो फोर्स देम टू कंट्रीब्यूट बेगर फॉर रोड बिल्डिंग। गवर्नमेंट ने क्या इसके अलावा क्या किया, फोर्स किया लोगों को कि आप गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए मदद करिए, जबरदस्ती लोगों को ले गए, चलो भाई चलो रोड बनाओ। Therefore, militant guerrilla movement spread in Gudem Hills of Andhra Pradesh, which led by Alluri Sitaraman Raju. इसलिए militant guerrilla movement को स्टार्ट किया गया, जो कि कहां हुआ, Gudem Hills of Andhra Pradesh, which was led by किन्होंने किया, Alluri Sitaraman Raju ने। He was inspired by Gandhi idea of non-cooperation. ये गांधी जी के नॉन कॉपरेशन आइडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। एंड प्रमोट खादी, इन्होंने खादी को प्रमोट किया और उन्होंने बोला ड्रिंकिंग नहीं है, पीना नहीं है, ठीक है। बट ही बिलीव्ड इन द फोर्सेस एंड वायलेंस टू अचीव स्वराज। लेकिन इनका कहना यह था कि हम कैसे करेंगे, हम वायलेंस से करेंगे। गांधी जी की आइडिया अच्छी है कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये है, ठीक है, और खादी पहनना चाहिए, देश के सामान को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो वायलेंस के विश्वास में था कि नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं, मैं तो लड़ूंगा, ठीक है, he will fight to achieve स्वराज। Therefore, राजू captured and executed in 1924। उसने लड़ाई करी लेकिन वो पकड़ा गया, ठीक है, राजू को पकड़ लिया गया, अल्लूरी सीतारमन राजू को, एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924, और उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, एंड बिकम अ फोक हीरो, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फोक हीरो बने, ठीक है। स्वराज मूवमेंट इन प्लांटेशन। फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, स्वराज मींस मूविंग फ्रीली। अब जो स्वराज जो था, ठीक है, असम के वर्कर्स के लिए, प्लांटेशन जो असम के जो वर्कर्स थे उनको ये लगता था कि स्वराज का मतलब ये है कि ऐसी, मतलब कहीं भी आराम से घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिकॉज अंडर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू लीव द टी गार्डन। प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उनको अलाउ नहीं था कि वो टी गार्डन छोड़ सके विदाउट परमिशन। उनके लिए स्वराज का मतलब यह था कि भाई हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन प्लांटेशन वर्कर्स जो थे, जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859 का, उसमें यह था कि जो भी प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो टी गार्डन बिना किसी परमिशन के छोड़ के नहीं जा सकते। बट दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग। उनको ये लग रहा था कि जो गांधी राज है वो आ रहा है, एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज, और सभी को उनके गांव में जमीन दी जाएगी। सो दे लेफ्ट द प्लांटेशन एंड गो बैक टू होम, और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये प्लांटेशन छोड़ेंगे और भैया हम अपने घर को चले। हाउएवर दे वर कैप्चर्ड बाय पुलिस एंड ब्रूटली बीटन। लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ लिया और, ठीक है, दे वर ब्रूटली बीटन, उनको खूब मारा। प्लांटेशन वर्कर्स लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, यानी ये खाली जमीन छोड़ दी, भैया हम तो अपने घर जा रहे, हम तो गांव को जा रहे हैं अपने, ठीक है। एंड प्लांटेशन वर्कर जैसे जा रहे थे पकड़ लिया, अच्छा इधर आओ, यू कम, ठीक है। प्लांटेशन वर्कर्स कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप, उनको पकड़ लिया उनको, ठीक है। आगे आप जानते हैं क्या किया गया होगा उनके साथ। अभी देखिए चौरा चौरी इंसिडेंट इन February 4, 1922, एक चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ एट चौरी चौरा इन गोरखपुर। ये कहां है बेटा, ये गोरखपुर में। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन बाजार, ठीक है, बहुत शांतिपूर्वक जो है डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, लोग अपना अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैशेस विद द पुलिस, लेकिन वहां पुलिस भी थी तो पुलिस ने भी थोड़ा सा धक्का मुक्की करी। अब इंडियंस तो आप जानते हैं कम थोड़ी हैं, वो भी उनका, ठीक है, काफी लड़ाई झगड़ा हुआ पुलिस स्टेशन, और इतना लड़ाई झगड़ा बढ़ गया कि पुलिस स्टेशन वाज बर्न, ठीक है, पुलिस स्टेशन जला दिया गया और 22 पुलिसमैन किल्ड, ठीक है, 22 पुलिसमैन वर किल्ड, 22 पुलिस वालों को मार दिया। देखिए पूरा इसमें स्टोरी में बता रखा है क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इंसिडेंट हैपेंड इन 4th February 19 नियर गोरखपुर। Response authorities declared martial law and hundreds of people were arrested. महात्मा गांधी suspended the non-cooperation movement। इसके बाद इसको खत्म किया गया था non-cooperation movement को। देखिए चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद
क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन बार बार मैंने जैसे वो इससे पहली वाली दिखाई थी ना, कहां गया वो, ये वाला, सबको यही लगने लगा कि अच्छा अब तो हम सुपीरियर हो गए, अब तो हम कुछ भी कर देंगे, ठीक है। और ये वाली जो स्लाइड है ये इस चीज की है, मतलब सबको शांतिपूर्वक करने के लिए बोला गया था, फिर भी सब लड़े जा रहे हैं, पता नहीं क्यों क्यों लड़ रहे हैं। इसलिए फाइनली महात्मा गांधी जी, ठीक है, आप देख सकते हैं चौरी चौरा, ठीक है, एक स्टोन है 1922 लिखा है, ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। महात्मा गांधी जी को भी यही लगा कि ये तो बेचारे भोले किसान हैं, भोले भारतीय हैं, जिनके साथ इतना अन्याय हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, तो मैं इनके साथ खड़ा होता हूं। लेकिन नहीं पता था कि ये तो वो हुआ कि आग में हल्का सा पेट्रोल डाल दिया और ये तो पूरी आग जल गई, इतना हो गया। महात्मा गांधी जब स्टार्टिंग में आए थे तभी उन्होंने सत्याग्रह का आइडिया दिया था, लेकिन लोग इंडियंस कहां मानते। ये तो हमने बहुत आम आम जगहों पर भी देखा है, मतलब अगर आप किसी की बाइक में आप टक्कर मार दीजिए तो भी हो जाता, अच्छा अब ये लड़के लेके आ रहा हूं मैं, पता नहीं क्यों लेके आ रहा है। तो सिमिलर कंडीशन हैपेंड विद महात्मा गांधी। सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, लेकिन क्या से क्या हो गए देखते देखते। अब इसी की वजह से क्या किया महात्मा गांधी जी ने, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, बस बंद कर दीजिए। In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. February 1992 में महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर देंगे। Many leaders such as C.R. Das, मोतीलाल नेहरू formed the स्वराज पार्टी। कुछ लीडर्स जैसे C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी फॉर्म करी विद इन द कांग्रेस के अंदर ही, टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न ऑफ काउंसिल पॉलिटिक्स। ठीक है, जो काउंसिल पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस चल रहा था, महात्मा गांधी ने बोला था हम लोग पॉलिटिक्स में, काउंसिल पॉलिटिक्स में इलेक्शन में 1920 में हिस्सा नहीं लेंगे। बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, ऑब्जेक्शन उठाया था, मैंने स्लाइड में बताया भी था आपको, ठीक है। तो उसी चीज को लेकर C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, एक स्वराज पार्टी बनाई, ठीक है, और उसमें इन्होंने बोला कि हम लोग काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस रिटर्न करेंगे। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, अब देखिए 19 कहानी पहुंचती है अब 1929 पे, और 1929 एक ऐसा समय था जो कि सबके लिए डिप्रेशन था, ठीक है, वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन था उस समय। हमने नेशनलिज्म ऑफ इंडिया वाले चैप्टर में भी ये चीज जानी थी, नेशनलिज्म ऑफ इंडिया में भी तो यही था, वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन था, सब परेशान थे, क्या चल रहा है यूरोप में, है ना। सिमिलरली इंडिया में भी था। एग्रीकल्चर प्राइस बिगेन टू फॉल, एग्रीकल्चर का प्राइस गिर गया, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कम हो गया। पीजेंट्स फाउंड डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट, बेचारे जो किसान थे वो अपना हार्वेस्ट, ठीक है, जो फसल जो उगा रहे थे वो बेच ही नहीं पा रहे थे। तो सब जगह 1929 में ही इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, प्राइस गिर गया, बहुत सारी चीजें, वो सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1928 में साइमन कमीशन आती, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन सेट अप अ कमीशन हेड बाय सर जॉन साइमन, ठीक है, क्योंकि इतना सब कुछ जब चल रहा था इंडिया में, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने बोला कि काम करते हैं, हम अपने एक बंदे को भेजते हैं और वो देखेगा इंडिया में क्या चल रहा है। उस बंदे का नाम था सर जॉन साइमन, ठीक है जी। साइमन कमीशन टुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। उन्होंने बोला कि काम करते हैं, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर जॉन साइमन को बोला, देखिए भाई आप भारत में जाइए और ये जो इतनी सब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, देख क्या ये क्या दिक्कत है, और अगर कुछ बदलाव करने हो तो आप हमें जरूर बताइए, ठीक है। बट कमीशन डिडंट हैव एनी सिंगल इंडियन मेंबर, और जो साइमन थे, सर जॉन साइमन, वो गए, और लेकिन वो जो टीम थी, साइमन कमीशन जो थी, उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सब फॉरेनर्स थे। Therefore, go back Simon slogan by the Indian against Simon Commission get popular। और उस समय साइमन कमीशन का जो साइमन कमीशन जो आई थी उसमें एक भी मेंबर नहीं था, इसलिए इंडियंस ने क्या बोला, साइमन गो बैक। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, ये पूरा साइमन कमीशन के अगेंस्ट में लोग हैं, क्योंकि जब कोई इंडियन है ही नहीं तो वो अपनी बात कैसे बताएगा कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है।
इसलिए एक इंडियंस का तो होना जरूरी था, और उसमें साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था। वाह जी वाह, ये तो वही बात हो गई, चिट भी मेरा और पट भी मेरा, हेड्स भी मेरा और टेल्स भी मेरा। अब देखिए वाइसरॉय लॉर्ड इरविन, यहां पर एंट्री होती है लॉर्ड इरविन की। लॉर्ड इरविन ऑफर्स, इन्होंने ऑफर किया क्या? डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस। और दूसरा क्या ऑफर किया? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेटअप टू डिस्कस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने क्या बोला कि हम लोग एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे जहां पर हम लोग भारतीय संविधान को सेटअप करने की देखेंगे। बट कांग्रेस लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड एससी बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, not satisfied. Therefore, in December 1929, on Lahore Congress session under Nehru presidency, formally demand for पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। इन्होंने बोला हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, ठीक है, इन्होंने बोला कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, हमें आपके संविधान की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना सब कुछ करेंगे, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस अब चाहिए। टू अचीव पूर्ण स्वराज, अब इस पूर्ण स्वराज को अचीव करने के लिए देयर इज अ नीड टू यूनाइट अमंग इंडियंस। फिर से महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं, महात्मा गांधी से बात करते हैं कि सर देखिए अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमने फाइनली डिसाइड किया है कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हम अंग्रेजों के साथ नहीं रह सकते, हम ब्रिटिशर्स के साथ नहीं रह सकते। तो महात्मा गांधी जी ने वही बोला कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका एक ही तरीका है कि आपको इंडियंस को यूनाइट करना पड़ेगा, इंडियंस को एक करना पड़ेगा। जैसे आप उनको एक कर दोगे सब अपने आप मसला सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए गांधी जी चूज सॉल्ट एज पावरफुल सिंबल टू यूनिफाई द नेशन। इसलिए महात्मा गांधी जी ने क्या चूज किया? सॉल्ट, नमक को यूज किया टू यूनिफाई नेशंस, ठीक है, टू यूनिफाई इंडियंस को यूनिफाई करने के लिए उन्होंने सॉल्ट का इस्तेमाल किया। देयरफॉर स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, यहां से हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। देखिए ये सेकेंड स्टेज था। गांधी जी लेटर टू इरविन, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन यानी वाइसरॉय जो थे उनको लेटर लिखा। ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी जी राइट अ लेटर टू द वाइसरॉय इरविन, ठीक है, इन्होंने लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा। गांधी जी पुट 11 डिमांड्स ऑन अ लेटर, इन्होंने 11 डिमांड्स उस लेटर में लिखी। वन डिमांड इज अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स, यानी नमक के ऊपर भी टैक्स लगता था, बताओ कोई बात है ये? नहीं कोई है बात, नमक के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो 11 डिमांड्स हैं, जिसमें से एक डिमांड मेरी ये है कि आप नमक से टैक्स हटा दीजिए, ठीक है जी। गांधी जी गेव एन अल्टीमेटम टू इरविन, उन्होंने फाइनल डेडलाइन दे दी, ठीक है, टू फुलफिल देयर डिमांड बाय 11 मार्च, कि आप 11 मार्च तक आप मेरी डिमांड को पूरा कर दीजिए, और एल्स दे विल स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या तो आप मेरी डिमांड को पूरा करिए वरना मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। बट लॉर्ड इरविन डिडंट टेक गांधी जी लेटर सीरियसली, क्या ये सॉल्ट टैक्स हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं क्यों कर दूं, मेरे पास ये काम है, मैं क्या मर जाऊं, हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या, ये आपका लेटर ही देखते रहेंगे हम? अच्छा। सो 12 मार्च 1930 एज प्रोमिस, महात्मा गांधी ने बोला कि 11 मार्च तक या तो पूरा कर दो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। लॉर्ड इरविन ने उनको हल्के में ले लिया। 12 मार्च को 12 मार्च 1930 द डांडी मार्च बिगिन, ठीक है, 12 मार्च को ही डांडी मार्च महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया। हल्के में ले रहा है। सॉल्ट को ही चूज क्यों किया गया? कुछ और क्यों नहीं, बहुत सारी चीजें थी, सॉल्ट को ही क्यों लिया गया? देखिए पहला रीजन, सॉल्ट इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर बोथ रिच एंड पुअर। चाहे आप अमीर है चाहे बेटा आप गरीब, ठीक है, चाहे आप अमीर है चाहे आप गरीब है, आप नमक तो खाएंगे। ऐसा तो कोई नहीं है जो बिना नमक के खाना खाता, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्ज टैक्स ऑन सॉल्ट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? सॉल्ट के ऊपर टैक्स चार्ज करती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज मोनोपोली ओवर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, और इसके अलावा ब्रिटिश ने क्या कर रखा था? सॉल्ट के ऊपर मोनोपोली थी। मोनोपोली मतलब हम ही हम हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता, इस सॉल्ट के ऊपर हमारा अधिकार है। सॉल्ट मार्च जिसको हम डांडी मार्च ही बोलते हैं,
गांधी एंड 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स मार्च 240 माइल्स। ठीक है, गांधी जी और उनके 78 मेंबर्स जो थे, ट्रस्टेड भरोसेमंद लोग जो थे, वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। 240 माइल्स वो चलते हैं साबरमती से दांडी तक। मार्च लास्ट 24 डेज तक इन्होंने मार्च किया, वॉकिंग ऑफ 10 माइल्स अ डे, जिसमें से 10 माइल्स एक दिन में 10 माइल चलते थे। ऑन 6 अप्रैल गांधी जी रीच दांडी एंड ब्रेक द सॉल्ट लॉ। इन्होंने दांडी पहुंचे और इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया बाय मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। यानी इन्होंने कैसे किया, सॉल्ट को, ठीक है, जो सी वाटर था उससे नमक निकाल के। दस इट बिगेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, और इसी से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में देखिए क्या था, नॉट पीपल ओनली रिफ्यूज टू कोऑपरेट बट ऑल्सो ब्रेक कॉलोनियल रूल्स। इस बार क्या था, इस बार उन्होंने बोला कि हम आपके साथ सिर्फ कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, बट इस बार हम आपके नियमों को भी तोड़ेंगे। ठीक है, सेकंड देखिए, पीपल ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और जब महात्मा गांधी जी ने किया तो बाकी देश के बाकी हिस्सों में भी सॉल्ट लॉ ब्रेक होने लगा। फॉरेन क्लोथ्स वर बॉयकॉट, फिर से फॉरेन क्लोथ्स के लिए मना कर दिया, हम फिर तुम्हारे कपड़े नहीं पहनेंगे। लिकर शॉप्स, ठीक है, फिर से बोल दिया कि हम नहीं पिएंगे तुम्हारी दारू। ठीक है, हम लिकर शॉप्स पे नहीं जाएंगे। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, किसानों ने बोल दिया हम नहीं दे रहे तुम्हें टैक्स। वाह जी वाह। ट्राइबल पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ, जो ट्राइबल पीपल था जैसे आंध्र प्रदेश में अलूरी सीतारमन राजू, ठीक है, इसी तरीके से ट्राइबल पीपल ने क्या किया, वायलेट किया फॉरेस्ट लॉज को एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट को। द ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। जब ऐसा हुआ फिर ब्रिटिशर्स आ गए, अच्छा जी अब देखो हम क्या करेंगे, फिर उन्होंने रिप्रेशन किया, फिर उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की। ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड ऑल द लीडर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां पर अब अरेस्ट चालू किया, इंक्लूडिंग गांधी जी एंड नेहरू। उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को पकड़ा, भाई ये करा रहा है जो करा रहा है, इसको पकड़ लो, पहले इसको अंदर कर दो, जवाहरलाल नेहरू को अंदर कर दो, जैसे ही दो अंदर आ जाएंगे अपने आप सब ठीक हो जाएगा। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, फिर से महात्मा गांधी ने मूवमेंट को बंद कर दिया। वाह मेरी मर्जी। ऑल इंडियंस भी लाइक, क्यों, क्योंकि सब अपने हिसाब से काम करने लग गए। रिप्रेशन हुआ जैसे ही, ठीक है, ये समझ लीजिए कि जैसे ही लड़ाई चालू हुई, जैसे ही पुलिस वालों ने एक मारा डंडा, आपको लगता है इंडियंस चुप रहेंगे, वो 10 मारेंगे, फिर लड़ाई चालू हो गई। अब इसी कारण से क्या हुआ, इसी कारण से महात्मा गांधी को इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करना पड़ा। फिर से मेहनत बर्बाद, फिर से मेहनत बर्बाद। अब देखिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन किया जाता है। गांधी जी कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दे एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। इन्होंने बोला ठीक है हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म कर रहे हैं और क्या करेंगे, हम आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। इन एक्सचेंज कॉलोनियल गवर्नमेंट रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन रिटर्न। और उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको आपने गिरफ्तार किया है उनको छोड़ दीजिए। नेगोशिएशन इन लंदन ब्रेक डाउन एंड गांधी जी रिटर्न विद डिसअपॉइंटमेंट। ये चले तो गए लंदन, इनको लगा ठीक है गांधी जी गए लंदन, लेकिन और इनको लगा होगा कि भाई मेरी बात सुनी जाएगी, लेकिन वहां कौन सुन रहा है, तो वहां से बस ऐसे ही घूम फिर के वापस आ गए। बैक इन इंडिया कॉलोनियल गवर्नमेंट स्टार्टेड न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। अब इतने महात्मा गांधी लंदन गए, इतने में तो अंग्रेजों को अब महात्मा गांधी बाहर है, अब घेरो इन इंडियंस को, देखते हैं हम ये क्या करते हैं। ठीक है, गफर खान एंड नेहरू बोथ इन जेल। सबसे पहले नेहरू जी हैं, इनको अंदर डालिए, गफर खान इनको भी अंदर डालो, ये जो ज्यादा बोल रहे हैं सबको अंदर करो। कांग्रेस डिक्लेयर्ड एज इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। ये कांग्रेस ज्यादा कांग्रेस कर रहे हैं ना, इसको इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करो, उसको खत्म करो। ठीक है जी। 10 री लॉन्चिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1932। महात्मा गांधी वापस आए, देखा अरे ये क्या हो गया है, दैया 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 रे दैया। फिर अच्छा, फिर से दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया, फिर से बैक टू पावर। ठीक है। सो रिच पीजेंट्स देखिए, रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज लाइक पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ यूपी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट।
पहले क्या था, मिडिल क्लास पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ कि रिच पीजेंट्स जो थे, जो रिच किसान थे, जो अमीर किसान थे, वो सामने आए। जैसे गुजरात के पाटीदार, यूपी के जाट, ठीक है, इस बार इन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। दे आर बैडली अफेक्टेड बाय द डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस, बट कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज देयर डिमांड टू रिड्यूस द रेवेन्यू। इन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया? क्योंकि इनकी डिमांड थी, ठीक है, इनकी डिमांड थी कि जो प्राइसेस गिर रहे हैं आप इनको सही रखिए, जो प्राइसेस फॉल हो रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, आपको प्राइसेस उठाने चाहिए, आप गिरा रहे हैं। लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट इनकी बात नहीं मान रही थी कि क्यों भाई, तुम्हें पता है कि सारी दुनिया में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है और तुम कह रहे हो कि प्राइस ना गिराए। तो यहां पर इसलिए जो रिच पीजेंट्स थे और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनकी लड़ाई हो रही थी इस चीज को लेकर। गवर्नमेंट रिफ्यूज देयर डिमांड टू रिड्यूस द रेवेन्यू, इन्होंने मना कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना किया इन किसान फार्मर्स को, रिच पीजेंट्स को, कि भाई हम तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर देम फाइटिंग फॉर स्वराज वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, इनके लिए स्वराज का मतलब था हाई रेवेन्यू, ठीक है, इनके लिए स्वराज का क्या मतलब था कि भाई हमें रेवेन्यू ज्यादा चाहिए, जो भी हम बेचेंगे। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931, लेकिन ये उदास हो गए थे जब ये मूवमेंट खत्म हो गया था। सो दे रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द रीलॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1932, क्योंकि जब इन्होंने फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट किया तो मूवमेंट बंद कर दिया महात्मा गांधी ने, तो इसलिए इन्होंने बोल दिया कि भाई देखो ऐसा है, तुम फिर से स्टार्ट कर रहे हो, हम नहीं आ रहे, जब तुम्हारा मन करेगा तुम मूवमेंट चालू कर दोगे, जब तुम्हारा मन करेगा तुम बंद कर दोगे, हम नहीं आ रहे तुम्हारे साथ मूवमेंट में, हम खेल नहीं रहे, ठीक है जी। So, small peasants cultivated on landlord land, and in return they pay the rent. But due to depression, poor peasants found difficult to pay the rent. ठीक है, जो बेचारे जो किसान थे वो रेंट पे नहीं कर पा रहे थे। They demanding landlords to cancel their unpaid rent. तो इन्होंने डिमांड किया, ठीक है, कि जो इनके लैंडलॉर्ड हैं इनको बोले कि इनका जो अनपेड रेंट है उसको खत्म कर दीजिए। बट कांग्रेस डिड नॉट सपोर्टेड देयर डिमांड एज इट माइट अपसेट लैंडलॉर्ड्स, लेकिन कांग्रेस ने इन पुअर पीजेंट्स की डिमांड को नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि जो फंड आता है, जो पैसा आता है, वो किससे आता है? अमीर लोगों से आता है, गरीब लोगों से थोड़ी आता है। इसलिए इन्होंने इन पुअर पीजेंट्स की डिमांड को नहीं सुना। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास का क्या हुआ? They did not participate in civil disobedience movement in large number except नागपुर रीजन। नागपुर रीजन के अलावा इन्होंने कहीं और पार्टिसिपेट नहीं किया। They distanced themselves as industrialists came closer to Congress। ठीक है, ये क्या कहते थे कि भाई हम इंडस्ट्रियलिस्ट, हम क्यों पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, ये हमारा काम थोड़ी है। Some workers still participated in the boycott of foreign goods। कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट में। स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज किया गया, प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया एज अ पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट, इनके खुद के मूवमेंट के पार्ट में अगेंस्ट द लो वेज, इनका जो लोअर वेज, जो सैलरी कम मिलती थी, पुअर वर्किंग कंडीशंस थी, इसलिए वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया। इंडस्ट्रियलिस्ट ने नहीं किया, वो तो खुश थे, लेकिन जो वर्किंग क्लास थी वो परेशान थी। However, Congress reluctant to include workers' demand on their movement। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने बोला कि ठीक है जी, हम आपकी डिमांड को सुनेंगे, ठीक है, हम आपकी बात को रखेंगे। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, अब पहली बार महिलाओं का पार्टिसिपेशन हो, वो बेटा स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट, महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, प्रोटेस्ट मार्च किए, सॉल्ट मैन्युफैक्चर सॉल्ट एंड पिक्ड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप्स। ठीक है, उन्होंने फिर से वही चीज करी, ठीक है, सॉल्ट बनाया, ठीक है, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट कर दिया, लिकर शॉप्स को, ठीक है, सब खत्म कर दिया। कांग्रेस वर रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही थी, कांग्रेस को थोड़ा सा ये डर लग रहा था कि कोई महिला लीडर ना आ जाए, है ना। कांग्रेस को ये लगने लगा कि भाई देखो अच्छी बात है महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन कोई महिला लीडर आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा, अपनी क्या इज्जत रह जाएगी फिर, है ना। लिमिटेड्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, यहां पर कुछ लिमिट थी। क्या लिमिट थी? देखिए, द दलित और द अनटचेबल डिड नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट।
दे डिमांडेड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, यहां पर जो दलित्स थे, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि वो क्या चाह रहे थे, रिजर्वेशन चाह रहे थे सीट्स की और सेपरेट इलेक्टोरेट चाह रहे थे। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, द लीडर ऑफ दलित्स, ठीक है, यहां पर जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर हैं जो कि दलित्स के लीडर है, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई 1930 में कॉल्ड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। इस एसोसिएशन का नाम क्या था, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ही क्लैश विद गांधी जी, इनकी और गांधी जी की लड़ाई हो गई किस चीज को लेकर, पूना पैक्ट बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर बी आर अंबेडकर गेव रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल काउंसिल बट वर वोट्स टू बी जनरेटेड बाय जनरल इलेक्टोरेट। इनको बोल दिया गया कि आपको रिजर्व सीट्स मिलेगी प्रोविंशियल और सेंट्रल काउंसिल में, बट आपके जो वोट्स होंगे वो जनरल इलेक्टोरेट होंगे। यानी इन्होंने बोला कि भाई जाति के आधार पर सबको वोट दो, दलित सिर्फ दलित को देंगे, ये उनको देंगे, तो ऐसा थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी देश चलेगा। तो इसलिए महात्मा गांधी ने बोला कि आपको भाई देखिए रिजर्वेशंस मिलेंगे, लेकिन ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये नहीं होगा, ये जनरल इलेक्टोरेट रहेगा, आप किसी भी पर्सन को वोट कर सकते हैं। द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, अब यहां पर मुस्लिम लीग के लीडर की एंट्री होती है, मोहम्मद अली जिन्ना, वांटेड रिजर्वेशन सीट्स फॉर मुस्लिम इन सेंट्रल असेंबली। अब जब दलित्स को सीट्स मिली है तो मुस्लिम्स को भी चाहिए, वो भी कहेंगे भैया हमें भी सीट्स दो। लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और बहुत सारे लोग जो थे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। अब ये एकता की जो भावना है ये कैसे आई, ये तब आई जब सब एक साथ मिलकर लड़ाई करने लगे। ठीक है, हिस्ट्री एंड फिक्शंस, फोकलोर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म की भावना कैसे आई, इन सारी चीजों से, पहली कि जब सब लोग यूनाइटेड हो गए, दूसरा हिस्ट्री से पुराने इतिहासों के इतिहास को पढ़ा गया, गाने गाए गए, पॉपुलर प्रिंट्स इमेजेस बनाई गई, ठीक है, सिंबल्स बनाए गए, जिससे नेशनलिज्म की भावना आने लगी। बाय 1921 गांधी जी हैज डिजाइन्ड अ स्वराज फ्लैग। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज फ्लैग बना दिया था। इट वाज अगेन अ ट्राई कलर रेड ग्रीन एंड व्हाइट, ठीक है, एक ट्राई कलर फ्लैग था, ठीक है, जिसमें रेड ग्रीन और व्हाइट था, एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, ठीक है, जो चक्र होता है, स्पिनिंग व्हील जो होता है, उसको सेंटर में रखा था। ठीक है, सो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन सारी चीजों से आई थी। ठीक है, सो नाउ ये जो चैप्टर है हमारा ये इतना ही है बेटा। ठीक है, ये चैप्टर इतना ही है। सो आई होप सो आपको चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को लेके आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको इस चैप्टर में याद रखनी है, जलियांवाला बाग, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फेलियर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सारी चीजें इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बेटा, पढ़ाई करते रहिए, पेपर बहुत नजदीक है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।